हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज हम बात करने वाले हैं फिर से लेक्चर 5 के बारे में, जो हमने पहले बात की थी। ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में हमने जीएस पोर्शन में साइंस को कवर किया था। ठीक है, और साइंस में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका। उसके बाद हमने बात की थी मानव शारीरिक तंत्र में पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में और परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार उस चीज को रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके ये समझते हैं कि हमने किन चीजों के बारे में बात की थी। तो हमने ये देखा था कि जो मानव शारीरिक तंत्र है, मानव शारीरिक तंत्र मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। ये जो हमारा शरीर है वो किसका बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं या सेल का बना हुआ है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो मुख्यतः किसका बना हुआ है? बहुत सारी सेल्स। हमने बात की थी ये लगभग कितनी कोशिकाएं हैं, तो अगर हम बात करें तो लगभग 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा कोशिकाएं एक एडल्ट में, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, और इसके बारे में हमने जितनी भी जानकारी देखी थी, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं और ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि ऊर्जा बनाने का कार्य, जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य। ऊर्जा बनाने के कार्य की वजह से कोई मानव शारीरिक तंत्र किसी प्रकार के कार्य कर सकता है, अपने हाथ पैर चला सकता है। ठीक है, ये सारे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। उसके अलावा हमने बात की आगे चलकर कि ये कुछ मुख्य अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे जो हमारी कोशिका है, ये कोशिका एक साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? वो निर्माण करती है ऊतक का। ऊतक के बाद हमने देखा था कि ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, हमारा मुख, हमारा माउथ हो गया। ठीक है, जो उसके बाहर अगर हम स्थिति देखें तो बाहर की जो हमारी स्किन है वो अलग है, जबकि हमारी अंदर की स्किन अलग है। इसी प्रकार हमारे दांत हैं वो अलग है और जीभ अलग है। तो सभी में आपको अलग अलग प्रकार के ऊतक दिखाई देते हैं और ये मुख्य रूप से एक अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हमारा अमाशय हो गया, हमारा पेट हो गया, उसका बाहरी हिस्सा अलग प्रकार से बना हुआ है। इसी तरह जो आंतरिक हिस्सा है, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, वहां पर उस त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए उस परत को अलग तरीके से बनाया गया है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? हमारे ऊतक। और ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है। उसके अलावा हमने बात की थी यही जो अंग है वो किसका निर्माण करते हैं? एक से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, जो एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो। जैसे हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र मुख्यतः किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो हमारा सबसे पहले तो मुख गुहा हो गया, जहां पर हमारे दांत हो गई, जीभ हो गई। ठीक है, उसके बाद उसकी एक नली जुड़ी हुई है आगे, उस नली से होकर हमारा जो खाना है, वो भोजन है, वो कहां पर जाता है? हमारे पेट, हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय में उसका पाचन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मदद से। उसके अलावा हम बात करें विभिन्न एंजाइम है। हमने बात की थी कि जो हमारा पेट है, हमारा आशय है, अमाशय है, उससे हमें बहुत ज्यादा प्यार है। तो मतलब हमने क्या बात की थी? पी और आर की बात की थी, पेप्सिन और रेनिन, एक प्रकार के एंजाइम जो क्या करते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो खाना है आगे चलकर आंत में जाता है। आंत में जाने से पहले ये पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय में यहां से इसमें क्या मिलते हैं? हमारे पित्त रस मिलते हैं। उसके अलावा अग्नाशय रस मिलता है और हमारे ग्लूकोज का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा टूटता है, पाचित होता है। उसके बाद हमारी छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आगे की ओर बड़ी आंत में चले जाते हैं, जहां पर जल का अवशोषण होता है, और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी जो हमने ग्लूकोज अब्सॉर्ब किया, ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा? प्रोटीन अब्सॉर्ब किया अमीनो अम्ल के रूप में, वो हमारी कोशिकाओं में रक्त तक पहुंचता है। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र का भाग है। वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा हृदय है वो क्या करता है? रक्त क्या है? खुद से जा नहीं सकता। हृदय क्या करता है? दबाव लगाता है। हृदय की मदद से सारे के सारे शरीरों के अंग में, ठीक है, हमारे सभी भागों में क्या हमारा रक्त पहुंचता है, और रक्त के माध्यम से ये पोषण पदार्थ पहुंचते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में क्या हुआ है? ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो हमने यहां तक बात की थी, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी? सबसे पहले हमने पाचन की बात की थी, पाचन तंत्र की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी श्वसन तंत्र की, ठीक है, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा बन पाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके बाद हमने बात की थी तीसरा उसी परिसंचरण तंत्र की, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? पाचन और हमारा जो
ऑक्सीजन है उसको हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचा रहे हैं। अब हमारा भोजन हमें प्राप्त हो गया, उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो गया जिसके माध्यम से हमने ऊर्जा बना ली, अब और तीसरा हमने उसे हर भाग में पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, भोजन बन गया जो हमारे लिए ऊर्जा बन गई। अब ऊर्जा बनने के बाद कुछ ना कुछ हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बचे रह जाएंगे और हमारे लिए एक प्रकार के वर्ज्य पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें हमारे शरीर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा था कि पाचन तंत्र में जो छोटी आंत है उसके द्वारा भोजन अवशोषित होता है और उसके अलावा जो इससे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, वो बड़ी आंत के माध्यम से और हमारे मूत्र तंत्र से। उसके अलावा हमने बात की थी जो रक्त में हमारा क्या गया, भोजन गया ग्लूकोज के रूप में, अमीनो अम्ल या प्रोटीन के रूप में, वो किसके पास पहुंचा, कोशिका के पास। कोशिका ने क्या किया, अपने हिसाब से उसे प्रोटीन के रूप में विकसित किया, ऊर्जा के रूप में विकसित किया, और उसके बाद फिर से बचा क्या, हमारे अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमने एक उदाहरण लिया था जो हमारा श्वसन तंत्र है। उस श्वसन तंत्र में हमने क्या बात की थी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद और ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के बाद हमारे कार्बनिक पदार्थ बचते हैं, हानिकारक पदार्थ बचते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ जो मात्रा है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से, ठीक है, हमारे शरीर से बाहर निकाल ली जाती है। हमने देखा था कि हमारे फेफड़ों में वायु पहुंचती है, वहां से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसी रक्त में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। तो लगभग 6 से 7% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे हमने अमीनो अम्ल को प्राप्त किया। अमीनो अम्ल क्या है, एक प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब इन नाइट्रोजनी पदार्थ से निर्माण हुआ यूरिया का। जो हमारा यूरिया है मुख्यतः क्या है, एक प्रकार का हमारे लिए हानिकारक वर्ज्य पदार्थ है, उसे हमारे शरीर से निकालना जरूरी है, नहीं तो वो वहीं पर सड़ने लग जाएगा। ऐसे में ये जो अमीनो अम्ल से हमारा यूरिया बना, ठीक है, उसके अलावा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ बने और जो कार्बनिक पदार्थ बने जो कि हमारे श्वसन तंत्र से बाहर नहीं निकाले गए थे, उसे किस प्रकार से बाहर किया जाएगा, तो उसके लिए मानव शारीरिक तंत्र में पाया जाता है उत्सर्जी तंत्र। और उसमें भी मुख्य रूप से हम जिसे देखते हैं, हमारा जो मुख्य अंग है वो है हमारा वृक्क, हमारी किडनी, जो क्या करता है, हमारे रक्त को साफ करता है, ठीक है, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्यतः किस पर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर है, उत्सर्जन तंत्र पर है। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो मुख्यतः हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, हमारे कमर के पास मुख्यतः यहाँ पर एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, मुख्यतः 2 वृक्क पाए जाते हैं जो कि लगभग 140 ग्राम के होते हैं। ठीक है, 140 ग्राम्स के क्या पाए जाते हैं, वृक्क या किडनी पाई जाती है, जो मुख्यतः क्या करते हैं, रक्त के अंदर से जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से निकालने के लिए रक्त को साफ करते हैं। तो मुख्यतः इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में जिस प्रकार से रक्त के लिए हमारी धमनियां और हमारी शिराएं, ठीक है, हर भाग से जुड़ी हुई है, इसी प्रकार से यही धमनियां और यही शिराएं, ठीक है, हमारी वेन्स और आर्टरीज किससे जुड़ी होती हैं, किडनी से जुड़ी होती हैं। मुख्यतः जिसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हम किस रूप में देख लेते हैं, एक प्रकार से वेना कावा के रूप में देख लेते हैं, ठीक है, शिराओं के रूप में देख लेते हैं। ये महाशिरा के रूप में जानी जाती है और जिससे शुद्ध रक्त बह रहा होता है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जिसमें से शुद्ध रक्त बह रहा होता है उसे मुख्यतः हम किस प्रकार से देख लेते हैं, ऑर्टा के रूप में देख लेते हैं या महाधमनी के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी इंफीरियर वेना कावा होती है, ठीक है, जो हमारी महाशिरा होती है, ये कहां पर जाती है, हमारी किडनीज में जाती है। यहां पर मुख्यतः क्या होता है, रक्त की सफाई होती है। तो मुख्य जो भाग है हमारा किडनी है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, ठीक है, तो किडनी के कुछ भाग होते हैं। किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे मुख्यतः कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो उसका एक प्रकार का आवरण होता है, ठीक है, उसे मुख्यतः कॉर्टेक्स के रूप में देखा जाता है। उसके आंतरिक भाग में जो एक संरचना होती है वो एक कोन के आकार की संरचना होती है। तो जो कोन का भाग होता है वो मुख्यतः कहलाता है मेडुला। और इसका तीसरा जो भाग होता है, जहां पर वो आंतरिक रूप से, जहां पर अभी आगे चलकर हम बात करेंगे, एक कुंडली पाई जाती है। इस कुंडली में मुख्यतः हमारा रक्त क्या हो रहा होता है, साफ हो रहा होता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर जा रहे होते हैं और साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे महत्वपूर्ण पदार्थ है, वो वापस से अवशोषित हो रहे होते हैं। उस भाग को हम मुख्यतः पेल्विस के रूप में देखते हैं। एक्चुअली पे जो हमारा पेल्विस का भाग होता है, यहीं से हमारा रक्त एंटर करता है
उसके बाद ये कॉर्टेक्स तक के भाग में जाता है, और कॉर्टेक्स तक के भाग में यहाँ पर क्या होता है, इसका निस्यंदन होता है, इसका फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद वापस से ये जो रक्त है वो कहां पर आता है, हमारे मेडुला और पेल्विस वाले भाग में आता है, और पेल्विस वाले भाग में वापस से जो हमारे पोषण, क्योंकि जब निस्यंदन होता है, जो हमारा रक्त होता है, जब उसे साफ किया जाता है, ठीक है, उससे अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, तो हमारे जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या अमीनो अम्ल होता है, वो भी छन जाता है। एक प्रकार की ये छन्नी होती है जहां पर सारी चीजें छन जाती हैं। सिर्फ हमारी रक्त कोशिकाएं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है, जैसे कि हमारी आरबीसी हो गई, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हो गई, और उसके अलावा हमारा प्लाज्मा हो गया, ये नहीं छनता है। बाकी सारी चीजें, चाहे उसमें महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, अमीनो अम्ल हो, सारे ही इससे छान लिए जाते हैं, और जब छानने के बाद ये आगे एक कुंडलित संरचना में जाता है, तो वापस से वहां पर एक कुंडली लगी होती है जिसके माध्यम से वापस से इसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को छोड़कर बाकी जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमारा ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल है, उसे वापस से अवशोषित कर लिया जाता है। साथ में जो हमारे लिए जल की आवश्यकता है वो भी क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है परासरण के माध्यम से, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, तो हमने यहां पर देखा कि इसके जो मुख्य भाग है, जो हमारा उत्सर्जी तंत्र के मुख्य भाग है, उसमें मुख्य भाग है हमारा क्या, किडनी। एक सेम के आकार की, जो हमारा सेम का बीज होता है, उसके आकार की एक आकृति होती है। अगर हम इस प्रकार से एक मुट्ठी को बंद करें तो लगभग जो हमारा मुट्ठी का इतना भाग है वो कितना होता है, हमारे किडनी का भाग होता है। इसमें भी हम बात करें तो ये कितने ग्राम के, तो लगभग 140 ग्राम के क्या होते हैं, हमारे किडनी दो वृक्क होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की इनमें क्या जुड़ी होती है, हमने देखा था जैसे हमारा क्या था, हृदय था, उस हृदय से जो पूर्ण रूप से हमारे शरीर के भागों से जितनी भी शिराएं हैं वो एक जगह आकर जुड़ जाती हैं, उसे हम मुख्यतः क्या बोल देते हैं, महाशिरा बोल देते हैं, वेना कावा बोल देते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा होता है। उसके अलावा हमने बात की कि मुख्यतः क्या होता है कि एक जिससे शुद्ध रक्त बह रहा होता है उसकी भी एक मेन धमनी होती है, जिसे महाशिरा के रूप में धमनी के रूप में देख लिया जाता है, और इससे जो मुख्यतः किडनी वाले भाग हैं वहां पर क्या बोला जाता है, डॉर्सल ऑर्टा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य भाग हैं। और इसके बाद जब यही धमनियां और यही शिराएं जब किससे जुड़ती हैं, किडनी में पहुंचती हैं, तो जहां से हमारा रक्त क्या इन किडनी में पहुंचता है, इन वृक्कों में पहुंचता है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, एक तरफ इसे बोला जाता है रीनल आर्टरी, आर्टरी का मतलब धमनी, और दूसरा हमने देखा था रीनल वेन, जिसके माध्यम से क्या होगा, हमारा जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, वो किडनियों में जाएगा, और उसके बाद जब शुद्ध रक्त निकलेगा तो वापस से किस में आ जाएगा, हमारी आर्टरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य इसके क्या है, अंग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जब हमारा क्या रक्त साफ हो जाता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त जिसमें क्या हमारे वेन्स और हमारी आर्टरीज में जा रहे हैं, उसके बाद जो इससे अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मूत्र के रूप में बनता है, यूरिन के रूप में बनता है। अब ये जो यूरिन है वो यूरिन क्या है, एक पर्टिकुलर नली होती है जिसे यूरेटर बोला जाता है, मूत्रवाहिनी बोला जाता है, उसके माध्यम से ये एक जगह इकट्ठा होती है, ठीक है, मूत्राशय में इकट्ठा होती है, जिसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। और ये जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः इस प्रकार के हमारा उत्सर्जी तंत्र होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारा किडनी वाला भाग है, ठीक है, इस किडनी वाले भाग में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं कि हमारा जो रक्त है वो साफ हो जाता है। ये जो किडनी का भाग है जिसमें हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स की बात की है, मेडुला की बात की है और पेल्विस की बात की है। अब हमने पहले बात की थी क्या, हम देख रहे थे कि जो हमारा शरीर है वो किसका बना होता है, वो मुख्यतः बना होता है बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। अब ये जो कोशिकाएं हैं सभी जगह अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सभी जगह कोशिका तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है, जो जिस प्रकार के कार्य कर रहा होता है उस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अब यहां पर भी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और वो जो कोशिकाओं का समूह है, हमने क्या बोला था, जो शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र की इकाई है उसे हमने क्या बोला, कोशिका बोला। मतलब सबसे छोटी संरचना जो कि पूरे के पूरे शरीर का निर्माण कर रही है और वो कार्य कर रही है, इसलिए शरीर कार्य कर रहा है, इसीलिए हमने कोशिका को क्या बोला था, शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। अब हमारी जो किडनी है वो भी किससे बनी हुई है, वो भी मुख्यतः कोशिकाओं के समूह से बनी हुई है, पर यहां पर इन कोशिकाओं के समूह को क्या नाम दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन बोला जाता है जो हमारा समूह होता है, और लगभग
प्रत्येक किडनी में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इकाई है किसकी? हमारे वृक्क की, हमारे किडनी की। ये जो है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है, कि नेफ्रॉन कहां पाया जाता है या नेफ्रॉन किसकी इकाई है, किडनी की है, हृदय की है, लंग्स की है, फेफड़ों की है, ठीक है, किस भाग की है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आया कि अगर ये वनडे एग्जाम में अगर उत्सर्जी तंत्र से सवाल आता है तो वहां पर ये जो नेफ्रॉन है वो जरूर पूछा जाएगा। मुख्यतः एक किडनी में 10 लाख से भी अधिक जो हमारी नेफ्रॉन की कोशिकाएं हैं पाई जाती हैं। और नेफ्रॉन को हम यहां पर क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन जो है वो क्या है? वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। क्योंकि इसकी संरचना ऐसी है इसलिए पूरी किडनी की संरचना इस प्रकार से बनी हुई है, और क्योंकि यह कार्य कर रहा है तो इसी के समूह के कार्य चल रहे हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से किडनी कार्य कर रही है, हमारा वृक्क कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन आप वर्ड जरूर याद रखें। अब हम देखते हैं ये नेफ्रॉन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं जो हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक प्रकार की कुंडलित संरचना होती है जहां पर हमारा रक्त है वो पहुंचता है। यहां पर एक छन्नी होती है जो क्या कर रही होती है? हमारे रक्त को साफ कर रही होती है, छान रही होती है, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकाल रही होती है। लेकिन जब ये छान रही होती है तो उसमें से हमारे कुछ जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो भी छान लिए जाते हैं और बाद में इन पदार्थों को वापस से अवशोषित किया जाता है। तो ये नेफ्रॉन किस प्रकार का होता है? तो कुछ इस प्रकार की संरचना एक नेफ्रॉन के रूप में देखी जाती है, जहां पर सबसे पहले एक आकृति होती है, कौन सी? जिसे बोला जाता है बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट बोला जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि इसे एक वैज्ञानिक बोमन साहब ने ढूंढा था, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया क्या? बोमेन संपुट दे दिया गया। एक कप के आकार की आती होती है, जो प्याला होता है उसके आकार की आकृति होती है, और इसके अंदर हमारा रक्त जो है जिसे साफ करना है वो अंदर आ रहा होता है, और वो मुख्यतः आता है किससे है? अभिवाही धमनियों से आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है। ठीक है, ये अभिवाही धमनियों के माध्यम से हमारे किसमें? ये बोमेन संपुट है, उस बोमेन संपुट के अंदर रक्त पहुंचता है ताकि इसे छाना जा सके। अब इसके अंदर ये जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, अभिवाही धमनी होती है, उसके अंदर ये अंदर की ओर लिपटी होती है। ठीक है, और यहां पर कुछ और हमारी क्या नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और वो नलिकाएं इस प्रकार से लिपटी होती हैं कि वो एक छन्नी का आकार बना लेती हैं। जैसे हम कई बार चाय छानते हैं, उस चाय छानने में हमारी चाय पत्ती है सब अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये छन्नी होती है, और इस छन्नी को मुख्यतः बोला जाता है क्या? ग्लामेरुलस। ठीक है, ये दो नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, एक है हमारा क्या? ग्लामेरुलस, और दूसरा है हमारा क्या? बोमेन संपुट। मुख्यतः हमारे उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत क्या हमने देखा? किडनी या वृक्क जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन, जो इसकी सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, वो किसका बना होता है? मुख्यतः हमारे ग्लामेरुलस, बोमेन संपुट का बना होता है। तो यहां पर ये जो दो वर्ड है बोमेन संपुट और ग्लामेरुलस, ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे ग्लामेरुलस क्या होती है? एक प्रकार की छन्नी होती है जहां पर इस रक्त को छाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर रक्त छनता है। अब जब ये रक्त छन रहा होता है तो इसमें से, ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है, हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें से बाहर निकल जाती है। मतलब इस छन्नी में रुकती नहीं है। और उसके अलावा जो प्लाज्मा है, हमारा लिक्विड वाला पदार्थ है, वो भी छन जाता है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे कण होते हैं। उसके अलावा रक्त में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो हमारा क्या हो? अपशिष्ट पदार्थ हो, नाइट्रोजनी पदार्थ हो, उसके अलावा हमारे क्या? हमारे जो पोषण पदार्थ है, जैसे कि हमने बात की है ग्लूकोज की या अमीनो अम्ल की, ये सब ही यहाँ पर ठीक है, छन जाते हैं या अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद इनको आगे भेज दिया जाता है बोमेन संपुट के माध्यम से इन नलिकाओं में। अब ये जो नलिका है, ठीक है, इस नलिका से हमारा एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन इसी अपशिष्ट पदार्थ में हमारे अन्य जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। इसी के लिए ये जो कुंडलित संरचना होती है, इस कुंडलित संरचना के ऊपर भी हमारा एफरेंट आर्टियोल होता है, अपवाही हमारी धमनियां होती हैं जो वापस से इन्हीं के ऊपर कुंडलित होती हैं, इन्हीं के ऊपर चिपकी होती हैं, और कुंडलित के रूप में, कुंडली के रूप में चिपकी होती हैं, जो वापस से क्या करती हैं? उन पदार्थों को जो हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उसे वापस से अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो जब यह अपशिष्ट पदार्थ जो है, छना हुआ पदार्थ है, आगे नलिकाओं से जाता है तो उन्हें जो हमारी एफरेंट आर्टियोल है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? वापस से अवशोषित कर लिया जाता है। साथ में इसमें जो जल उपस्थित है, क्योंकि जल भी छनकर आगे चला जाता है, ऐसे में उस जल को भी अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? हमारी एफरेंट आर्टियोल द्वारा किया जाता है, अपवाही धमनियों द्वारा किया जाता है। और जब हमारे पोषक पदार्थ वापस से अवशोषित हो जाते हैं, उसके बाद
क्या होता है, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ एक वाहिनी में आगे जाकर, एक ट्यूब में आगे जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और यहां से हमारे शरीर में एक प्रकार का क्या कहलाया गया, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसे मुख्य रूप से क्या मूत्र बोल दिया जाता है या यूरिन बोल दिया जाता है, जो हमारे शरीर से बाहर जाता है। और ये जहां पर संग्रहित होता है उसे बोला जाता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक वाहिनी, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर, मुख्यतः क्या, जो हमारा बोमेन संपुट था, बोमेन संपुट के अंदर हमारा ग्लामेरुलस था जो एक प्रकार की छन्नी थी। ठीक है, तो हमारा रक्त एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, मुख्यतः अभिवाही धमनियों के माध्यम से ग्लामेरुलस में पहुंचा, ग्लामेरुलस के माध्यम से ये छन गया, हमारी आरबीसी और प्लाज्मा है वो क्या है, बचे रहते हैं, बाकी सारे ही पदार्थ क्या शरीर से बाहर निकालने के लिए आगे छन जाते हैं। छनने के बाद ये किससे जाते हैं, जब इन नलिकाओं से बढ़ रहे होते हैं तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ भी होते हैं। इन महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों को वापस से एक कुंडलित संरचना वाहिनियों के रूप में वापस से प्राप्त कर लिया जाता है और बाकी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जो अवशोषित किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं, हमारी अपवाही धमनियों द्वारा किए जाते हैं। और जब वापस से ये अपवाही धमनियों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो हमारा आरबीसी जो हमारी रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा और इसके साथ ही हमारे पोषक तत्व वापस से शरीर में भेज दिए जाते हैं। तो मुख्यतः इस प्रकार की तकनीक होती है जो हमारे नेफ्रॉन के रूप में कार्य कर रही होती है। तो नेफ्रॉन जो हमारी क्या है, वृक्क की, किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। उसका कार्य कुछ इस प्रकार से होता है कि वो रक्त के अंदर क्या करता है, सारे के सारे जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें निकाल देता है और साथ में जो हमारे पोषक पदार्थ जो इसी के साथ छन गए थे उन्हें वापस से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मुख्य बातें देखी, जो हमारे वनडे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जहां पर क्वेश्चन बने भी हैं और आगे भी बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा, एक बार इसको रिवाइज करके बात करते हैं। जो हमने पहला वर्ड देखा, हमने क्या देखा, जो हमारा उत्सर्जी तंत्र है उस उत्सर्जी तंत्र का जो मुख्य भाग है वो क्या है, हमारा वृक्क है, हमारी किडनी है। इस किडनी के अंदर जो कोशिकाओं की इकाइयां हैं जो क्या कर रही हैं, एक्चुअली पे रक्त को साफ कर रही हैं, उसे हमने क्या बोला, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस नेफ्रॉन के अंदर एक प्रकार का यह जाल होता है, जिस जाल के अंदर सबसे पहले प्याले के आकार की आकृति होती है, उसे हमने क्या बोला, बोमेन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखें। फिर उसके बाद हमने देखा एक छन्नी के आकार की आकृति होती है जिसे हमने क्या बोला, ग्लामेरुलस। ठीक है, ग्लामेरुलस नाम दिया, जहां पर क्या होता है, हमारा रक्त छनता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि ये जो ग्लामेरुलस है उसमें रक्त किस ओर से आता है, तो हमारा आता है अभिवाही धमनियों के माध्यम से। यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारी किडनी है, जो हमारा ग्लामेरुलस है या हमारा नेफ्रॉन है, उसमें जो हमारी कौन सी धमनियां होती हैं जो रक्त को भेज रही होती हैं, ठीक है, साफ करने के लिए, तो हमारी कौन सी धमनियां होती है, अभिवाही धमनी होती है। और रक्त जब साफ हो जाता है उसके बाद किन धमनियों द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता है, तो हमारी धमनियां होती है कौन सी, अपवाही धमनियां, या जिसे बोला जाता है एफरेंट। यहां पर एक वर्ड आएगा एफरेंट और ये हो जाएगा, एफरेंट मतलब अभिवाही, और दूसरा वर्ड आएगा इफरेंट। ठीक, तो ये दोनों ही वर्ड पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम्स में पहले भी यहां से सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो मुख्य जो हमारे वर्ड्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं किससे, हमारे उत्सर्जी तंत्र से। तो उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले वृक्क की बात की। वृक्क जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये जो वृक्क है इसमें प्रत्येक वृक्क में, जो एक जोड़ी वृक्क में, ठीक है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो 10 लाख नेफ्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये रक्त को साफ कर रहे होते हैं, और रक्त को साफ करने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक प्याले के आकार की आकृति पाई जाती है, जिसे हमने क्या बोला था, बोमेन संपुट बोला था। उसके अलावा हमने देखा था कि एक छन्नी पाई जाती है, वो जो कि बोमेन संपुट के अंदर ही होती है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ही होती है, उसे क्या बोला जाता है, ग्लामेरुलस। इस ग्लामेरुलस में जो हमारा रक्त है वो किन धमनियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो हमारा अभिवाही धमनियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और जब रक्त क्या हो जाता है, साफ हो जाता है या छन जाता है, तो वो किन धमनियों में जाता है, हमारी अपवाही धमनियों में जाता है, और ये हमारे शरीर से वापस, ठीक है, वापस बाहर निकाल दिया जाता है। उसके पहले इन अपवाही धमनियों द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारे पोषक पदार्थ हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, वो भी क्या हो गए थे, छन गए थे। ठीक है, तो ऐसे में इन्हें वापस से अवशोषित किया जाता है और इसके बाद रक्त को, ठीक है, कहां पर भेज दिया जाता है, जो हमारा रक्त है, ठीक है, जो अच्छा रक्त है, उसे वापस से एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
और उसके अलावा हमने बात की थी जो हमारा यूरिन वाला भाग है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किसके रूप में आ गए, यूरिन के रूप में आ गए। और जो यूरिन है यूरिन के रूप में आ गए, और ये जो यूरिन है वो कहां पर, हमारी संग्राहक वाहिनियों में इकट्ठा होता है और ये मूत्राशय में निकाल दिया जाता है, मूत्र वाहिनियों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जहां पर हमने बात की थी मानव शारीरिक तंत्र में उत्सर्जी तंत्र के बारे में हमने क्या क्या बात की, ठीक है। मुख्यतः फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। क्या क्या बात की हमने, किडनी की बात की, किडनी में हमने क्या देखा, मुख्यतः ये नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट पाया जाता है और ग्लोमेरुलस नामक छन्नी पाई जाती है जो हमारे रक्त को साफ कर रही होती है, ठीक है। रक्त को साफ करने के बाद वापस से अपवाही धमनियों के माध्यम से उसे शरीर के अन्य भागों में भेजा जाता है और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, यूरेटर में हमारी जो मूत्रवाहिनी है उसमें इकट्ठा होते हैं, जिसे मूत्राशय के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उत्सर्जी तंत्र मुख्य रूप से ये होता है, लेकिन उसके अलावा हमने देखा था जो एक उत्सर्जी तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र के रूप में हमारे जो अन्य अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं फेफड़े, क्योंकि हमने देखा था फेफड़ों के माध्यम से भी क्या निकल गई थी, कुछ हमारी CO2 है जो एक प्रकार का क्या हानिकारक या वर्ज्य पदार्थ है, वो भी हमारे शरीर से निकला। उसके अलावा हमारा लीवर होता है, जो हमारा यकृत होता है, हमने बात की थी जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, जो हमारा अमोनिया होता है, जो हमारा अमीनो अम्ल बनता है, उसके बाद जो हमारा अमोनिया होता है उसको वापस से यूरिया में बदलकर हमारे शरीर से यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यहां पर लीवर भी क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र का भाग होता है। तो मुख्य रूप से उत्सर्जी तंत्र में यही अंग आते हैं। कौन कौन से, मुख्य कौन से, हमारे वृक्क या जिसे हमने किडनी बोला। उसके अलावा हमने बात की क्या, लीवर जो अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है और हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। उसके अलावा हमने श्वसन तंत्र में देखा था कि जो हमारे फेफड़े हैं वो ना सिर्फ ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, इसके अलावा कुछ CO2 का भाग, जो कार्बन डाइऑक्साइड का भाग है, वो भी हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो CO2 6 से 7%, ऑल टोटल जितनी CO2 बनती है हमारे शरीर में उसके 6 से 7% हमारे फेफड़ों से इसे बाहर निकाल दिया जाता है, हमारे श्वसन तंत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो उत्सर्जी तंत्र वाला भाग था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा हम जो अन्य हमारे तंत्र है, मानव शारीरिक तंत्र है, उसकी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे शारीरिक तंत्र हैं उससे बहुत ज्यादा सवाल आने के चांसेस हमेशा से रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स रहे हो, चाहे वो व्यापम के एग्जाम रहे हो, चाहे वो SSC के एग्जाम्स रहे हो, ठीक है। हर जगह पर आप जितने भी वनडे एग्जाम्स देखोगे उसमें जो GS पोर्शन है, उस GS पोर्शन में विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमारे जनरल साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम साइंस की भी बात करें, विज्ञान की भी बात करें, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो बायोलॉजी वाला जो हमारा पार्ट है, जो हमारा जीव विज्ञान वाला पार्ट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पर वही कि आसपास क्या चीजें चल रही कि मानव शारीरिक तंत्र किस प्रकार से बना और किस प्रकार ये कार्य करता है, ठीक है। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं प्रकार के, ठीक है, हमारे भागों से, इन्हीं प्रकार के टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें और इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक दो बार रिवीजन करने के बाद आपको ये हमेशा से चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इन वीडियोस को आप देखें। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि जो हमारे जो सीरीज है, जो हम व्यापम और रेलवे के लिए जो GS एग्जाम्स के लिए सीरीज चला रहे हैं, उसमें मुख्यतः एक प्रकार के सीक्वेंस से बनी हुई है। कहीं ना कहीं हर एक लेक्चर एक पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, बेटर से बेटर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये लेक्चर है वो समाप्त होता है। फिर हम अगली बार मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।